अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोर्ड वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स दूंगा और उसके बाद इसमें से किस तरह से एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन से पूरी वीडियो देखनी है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये लाइंस हैं। अब फर्ज करें मैंने इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है बॉटम पे, यहाँ पे मैं एक यूनिट एरिया रखूंगा। तो इसमें से देखें आप, इस यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, 5। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 होगा। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जिस जगह भी चेक करना हो वहाँ पे हम कोई एरिया रखते हैं। इस जगह पे अगर मैं एरिया लेकर आऊँगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस अब 3 गुजर रही हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 है। और ये जो एरिया रखना होता है इसकी सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए फील्ड लाइंस के। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी भी एरिया में से पास करती हैं और वो एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हो, मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप अगर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में किसी जगह पे भी एरिया रखेंगे उसकी लाइंस के परपेंडिकुलर, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से एरिया में से पास कर रही हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इसके बाद अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो एक ग्रीक लेटर फाई है। जैसे कि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ABCD वगैरह, इसी तरह ग्रीक लेटर्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, थीटा, ईटा वगैरह। इन्हीं ग्रीक लेटर्स के अंदर ये आपको एक फाई नीचे नज़र आ रहा है। तो ये चूँकि हम ग्रीक लेटर्स इतने यूज़ नहीं करते तो हम इनके फिर सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 10 है। मैं ये यूनिट ये मैं एरिया जब इसके अंदर लेकर आऊँगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 10 होगा, 10 लाइंस गुजर रही हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, पीछे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूँ, तो अब 20 लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं। तो मैं कहूँगा कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 20 है। तो पहला आपने पॉइंट समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट जिस पे ये डिपेंड करता है वो है एरिया, इस सरफेस का एरिया। अभी देखें इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 10 पास कर रही हैं। अगर मैं ये एरिया स्मॉल कर दूं तो अब इसमें से 6 लाइंस पास कर रही हैं। तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 6 हो गया। और दूसरा ये डिपेंड करता है सरफेस के एरिया पे। तीसरा ये डिपेंड करता है एंगल पे कि कौन सा एंगल सरफेस बना रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। अभी इसमें से 10 लाइंस गुजर रही थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 10 था। अब अगर इस सरफेस को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो अब देखिए इसमें से 6 लाइंस पास कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 6 हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो इसी तरह इनमें से हम इनका फार्मूला बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E A cos थीटा। E इलेक्ट्रिक फील्ड, A हमारे पास उस सरफेस का एरिया और थीटा एंगल। अब याद रखना आप लोगों ने, ये थीटा बेसिकली एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। अभी मैं अब आपको वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। और बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। यहाँ से अब आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन से ये चीज़ समझनी है। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था ना, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा होता है, इसी तरह ये E डॉट A इक्वल होता है EA cos थीटा के। ये आप लोगों के सामने एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है जिसकी लेंथ 2 है, विड्थ 3 है। ये अंदर हाईलाइटेड सरफेस एरिया। ये कैसे निकलेगा? लेंथ को अगर मैं विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दरमियान वाला सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि हमारे पास 6 आएगा। अब ये सरफेस एरिया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। वेक्टर एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये देखें, अब मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस सरफेस एरिया का था 6, मगर इसकी डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये वेक्टर एरिया है। ये हमेशा नॉर्मल होगा इस सरफेस एरिया के। अगेन देखें, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, लेंथ 2 विड्थ 2। ये इसका सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 4। ये वेक्टर एरिया इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो सरफेस एरिया का है, मगर इसकी डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये आप लोगों ने वेक्टर एरिया बड़े ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेक्टर एरिया को नॉर्मल एरिया भी कहते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड वही होती है जो सरफेस एरिया की है, मगर इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल या परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो अभी अब आप लोगों को मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपने याद रखना है। इसका यूनिट अगर देखें तो EA आता था। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और जो हमारे पास एरिया था उसका मीटर स्क्वायर।
अब आप लोगों के साथ मैं 3 केस डिस्कस करने लगा हूँ। पहला केस है कि अगर सरफेस परपेंडिकुलर पड़ी हो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है और जो वेक्टर एरिया है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये आपको ए नज़र आ रहा है। तो अभी अब आप लोगों को ये मैं एक चीज़ समझाता हूँ। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मैं एक आप लोग सरफेस लेकर आऊँगा जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो ये देखें आपको, अब इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो यही चीज़ हम इधर लिख देते हैं कि अगर सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब यही चीज़ अब हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है, ई डॉट ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ए वेक्टर एरिया और इनके दरमियान में कॉस थीटा आएगा। तो अभी आप ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है, सरफेस जो है वो तो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, मगर वेक्टर एरिया पैरेलल हो जाएगा। वेक्टर एरिया मैंने आपको अभी बताया था कि वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखें, आपको एरो नज़र आ रहा है वेक्टर एरिया का और ये 90 डिग्री शो कर रहा है कि अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अब आप लोग 0 पुट करेंगे तो ई ए कॉस 0 बनेगा। कॉस 0 1 होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए आ जाएगा। अब आप डॉट में देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और वेक्टर एरिया के ऊपर भी एरो है, मगर आप आगे देखें आपको ए के ऊपर एरो नजर नहीं आ रहा। ई डॉट ए के अंदर ये ए वेक्टर एरिया है, मगर आगे ई ए कॉस थीटा में जो ए है ये सरफेस एरिया है, ये भी ए सरफेस एरिया है। ये आप देखें सरफेस एरिया ए के साथ परपेंडिकुलर का सिंबल है, क्योंकि आप देखें ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, इसलिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब कभी भी सरफेस परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा। और मैथमेटिकली अगर देखें तो वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बन जाएगा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगा। अब आप लोग दूसरा केस देखें, दूसरे केस में हमने सरफेस को पैरेलल रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो अब मैंने अभी ये अब डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास वो सरफेस है, वो बिल्कुल फील्ड लाइंस के पैरेलल पड़ी हुई है और आपको वेक्टर एरिया नजर आ रहा है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये देखें 90 डिग्री है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ वेक्टर एरिया 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। यही चीज़ मैं आपको एनिमेशन से दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये पैरेलल पड़ा हुआ है सरफेस। तो अब देखें सारी लाइंस इसमें से ऊपर नीचे से पास कर रही हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें मिनिमम होगा, 0 होगा, क्योंकि इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रही, कुछ ऊपर से गुजर गई हैं, कुछ नीचे से गुजर गई हैं। और अगर अब मैं आपको ये बताऊं, अब मैथमेटिकली अगर प्रूव करवाऊं तो ये देखें, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है हमारे पास वेक्टर एरिया। तो अब हमारे पास जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया में वो 90 डिग्री है, तो फ्लक्स इस केस में 0 हो जाएगा। मैथमेटिकली आप देखें, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। और ये ई डॉट ए में अगेन देखें, ये ए वेक्टर एरिया था, मगर जब थीटा लगाया तो ये ए सरफेस एरिया बन गया और सरफेस चूंकि पैरेलल पड़ी हुई थी ई के, तो ये पैरेलल का सिंबल लगा दिया। अब आप लोगों के साथ मैं तीसरा केस डिस्कस करता हूं जिसमें हमारे पास सरफेस ना तो पैरेलल होगी ना परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब आप लोगों को ये देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये सरफेस, जब ये सरफेस परपेंडिकुलर पड़ी होगी तो मैक्सिमम लाइंस इसमें से पास करेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स। जब ये पैरेलल हो जाएगी तो मिनिमम फ्लक्स होगा, लाइंस ऊपर नीचे से गुजर जाएंगी। अब ये टिल्टेड है, कुछ एंगल पे पड़ी हुई है सरफेस, तो अब देखें ना इसमें से फ्लक्स मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इनके दरमियान में है। तो अब जैसे जैसे हम ये एंगल चेंज करते जाएंगे उसी हिसाब से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी चेंज होता जाएगा। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया पड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फ्लक्स तब ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। तो ये आप लोगों के सामने ये केस भी नज़र आ रहा है। अब इस केस में ना फ्लक्स मैक्सिमम है ना मिनिमम है, जब सरफेस किसी एंगल पे पड़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये फार्मूला था हमारे पास। अब एक मैं आप लोगों को एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज इसमें से करवाता हूँ ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो कि किस एंगल के ऊपर जो फ्लक्स है वो हाफ होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। एट व्हाट एंगल फ्लक्स इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये एंगल गिवन है। अब बच्चे कुछ इस तरह से सोचते हैं, वो कहते हैं कि जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के तो फ्लक्स उस केस में मैक्सिमम था, क्योंकि मैक्सिमम लाइंस इसमें से गुजरी थी। फर्ज करें अब 10 गुजर रही हैं और जब मैं इसको पैरेलल कर दूंगा तो 0 लाइंस गुजर रही हैं सरफेस में से, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हाफ मैक्सिमम फ्लक्स 10 था, 5 करने के लिए अब सरफेस को कैसे रखना है, तो वो उनके जेहन में आ रहा होता है कि हम एंगल का हाफ कर देते हैं। यानी वो सोचते हैं कि 45 डिग्री के अगर हम रखेंगे तो फ्लक्स
फ्लक्स 10 की बजाय 5 आ जाएगा 45 डिग्री पे। अब मैं इसको 45 डिग्री पे टिल्ट करता हूँ तो देख लें फ्लक्स 5 नहीं आ रहा बल्कि इसमें से लाइंस तकरीबन 7 तक पास कर रही हैं। अब फार्मूला में आप देखें ई ए थीटा नहीं है, फ्लक्स हाफ करने के लिए एंगल का हाफ नहीं करना बल्कि फ्लक्स हाफ करने के लिए कॉस थीटा का हाफ करना है, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स के फार्मूला में कॉस थीटा आता है। तो अब कॉस थीटा किस एंगल पे हाफ होता है, वो 60 डिग्री है। तो ये मैं आपको अब करके दिखाता भी हूँ एनिमेशन के थ्रू। अगर इस सरफेस को 60 डिग्री पे लेकर जाऊंगा तो इसमें से देखें 5 लाइंस पास कर रही हैं। फार्मूला में भी आप देख लें, अगर कॉस 60 डिग्री पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, फ्लक्स हाफ हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स का। मैक्सिमम फ्लक्स ई ए होता है और इसका हाफ कितना हो जाएगा EA/2 कॉस 60 डिग्री पुट करने से। तो यूं हमारे पास जो इसका ऑप्शन बनेगा वो सी वाला है, चार्ली ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ। ये एक प्लेन सरफेस है, ये इसका वेक्टर एरिया है जो प्लेन सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एंगल थीटा बना रहा है वेक्टर एरिया के साथ। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे। आपको पता है कि थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट्स होता है वो ई साइन थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये हमारे पास ई कॉस थीटा। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा या इसके साइन वाले कंपोनेंट्स की वजह से या कॉज वाले कंपोनेंट्स की वजह से। तो देखें, मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करें परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस के वो बनाती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कॉज वाला कंपोनेंट्स है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगा और वेक्टर एरिया के अलोंग होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। अब ये जो ई था ये इंक्लाइंड था, एंगल थीटा बना रहा था प्लेन सरफेस के साथ, और वो जो साइन वाला कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस प्लेन सरफेस के अलोंग था, परपेंडिकुलर नहीं था। परपेंडिकुलर सिर्फ ये ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, तो सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ई ए कॉस थीटा, और बेसिकली ये ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इसको हम ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और वेक्टर एरिया के दरमियान में होता है। अब यही चीज़ मैं आपको एक और तरह से समझाता हूँ। ये समझे, हमारे पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल की सरफेस के परपेंडिकुलर ये इसका वेक्टर एरिया है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो एंगल थीटा बना रही है इस वेक्टर एरिया के साथ। तो अब आप देखें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट जो है जिस उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो अगेन देखें, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे, एक ई कॉस थीटा, एक ई साइन थीटा। इस एंगल थीटा के सामने वाला ई साइन थीटा कंपोनेंट है। तो अब आप देखें, ये हमारे पास प्लेन सरफेस थी, ये सर्कल, इसके परपेंडिकुलर ये ई कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट, और ये वेक्टर एरिया के अलोंग भी है, तो इस ई कॉस थीटा की वजह से बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है, वो ई कॉस थीटा जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर एरिया के अलोंग होगा। और बाकी आपने याद रखना है कि ये जो थीटा है ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है। और जब भी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप वो वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंगे जो वेक्टर एरिया के अलोंग होगा और प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें से मैं आप लोगों के साथ एक यूनिवर्सिटी का एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ये हमारे पास इसका वेक्टर एरिया ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 30 डिग्री बना रही है इस तरह। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए, ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इस डायग्राम को देखते ही ये एंगल 30 डिग्री पुट कर देते हैं थीटा की जगह, जो कि गलत है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये एंगल थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इनके दरमियान वाला है। तो आप देखें ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये कैसे 60 डिग्री होगा, ये रेडियस और ये वेक्टर एरिया इनके दरमियान टोटल 90 डिग्री एंगल है, और ये आपको 30 डिग्री गिवन है, तो ये बेसिकली 60 डिग्री बनेगा। तो बस अब आपने यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करना और इसको सॉल्व कर लेना है। वेक्टर एरिया में पता है सर्कल का एरिया जो इसका मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर होता है और साथ cos 60 डिग्री 3√2 होता है। तो ये ऑप्शन में इस तरह गिवन होगा। तो आई होप कि अब आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया है।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना 3D के अंदर। 3D को हम क्लोज सरफेस भी कहते हैं। तो इसमें आपने ये याद रखना है, आप लोगों ने वेक्टर एरिया हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। कैसे भला, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक क्यूब है और हमें पता है क्यूब 3D में होता है। अब इसके 6 फेसेस होते हैं। एक आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह का फेस आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा। एक ये टॉप पे फेस है, एक बॉटम पे होगा, एक ये आपके सामने फेस है और बिल्कुल इसी तरह का एक इसकी बैकवर्ड साइड पे होगा फेस। तो टोटल 6 फेस है। अब इसमें वेक्टर एरिया कैसे लेते हैं, आउटवर्ड। ये अगर ऊपर वाले की बात करें तो ये देखें इस सरफेस के आउटवर्ड ये वेक्टर एरिया है, इसी तरह ये भी आउटवर्ड। तो याद रखें जब भी आपके पास 3D सरफेस होगी तो आउटवर्ड नॉर्मल आपने लेना है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। इसी तरह अब इधर भी आपको पता चल गया होगा इस सरफेस का वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस तरह आउटवर्ड बनेगी। और ये जो आपके सामने वाला फेस है ये बिल्कुल आपकी तरफ एरो आएगा आउटवर्ड, और जो इसकी बैक साइड पे है वो इनसाइड जाएगा एरो। और इसी तरह ये जो आपको लेफ्ट साइड पे फेस नज़र आ रहा है इसका भी आउटवर्ड। तो ये आपने याद रखना है। एक और 3D में मैं सिलेंडर बनाता हूँ। तो अब ये देखें ये सिलेंडर ये भी 3D में है। तो इसका भी अगर आपने ये देखें ये इसका फ्लैट सरफेस है, तो इसका भी अब हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड बनेगी। और ये जो कर्व सरफेस नज़र आ रही है ये वाली कर्व, इनकी भी आउटवर्ड। तो अभी ये देखें मैं आपकी तरफ बनाता जा रहा हूँ। ये देखें ये जो जब भी कोई 3D की आपके पास सरफेस आएगी तो आप लोगों ने उसका वेक्टर एरिया हमेशा आउटवर्ड लेना। अब इधर भी हमारे पास इसका आउटवर्ड आएगा। ये जो कर्व सरफेस आपको सामने नज़र आ गई इसका वेक्टर एरिया किधर बनेगा, इस पूरी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो ये आपने याद रखना है कि 3D सरफेस जब भी आएगी उसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड होगा। अब इसी में से कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। ये अब हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब की हर साइड ए है। जैसे ये देखें ये साइड अगर ए है तो डेफिनेटली ये भी ए होगी। तो इस फेस का अगर आप देखें तो एरिया कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली साइड ए है तो ये भी ए होगी। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया है। तो अब हम क्या काम करते हैं, ये फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस क्यूब में से पास कर रही हैं। अब हम इस फेस 1 की बात करते हैं। ये जो फेस 1 है इसका ये वेक्टर एरिया की मैंने डायरेक्शन बनाई है जो इसके बिल्कुल आउटवर्ड होगी, अभी मैंने आपको समझाया था। तो इसमें अब 1 वाले फेस में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अब ये देखें ई ए कॉज 180 डिग्री मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे जा रही है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए कॉज 180 डिग्री। और कॉज 180 माइनस होता है आगे एरिया आपको पता है इस फेस का, क्योंकि हर साइड इसकी ए है। ये अगर ए है तो विड्थ भी इसकी ए होगी तो वो ए स्क्वायर इसका एरिया बनेगा माइनस ई ए स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले फेस की। तो इसका भी हमें पता है कि 3D में क्यूब है तो इसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड होगा, इस फेस का भी। तो अब ये देखें ये हमारे पास 2 आ गया, 2 वाला फेस है। तो इसका भी अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे जा रही है जबकि इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो कॉज 90 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया था कि एंगल थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दरमियान में होता है। तो ये भी 0 आ गया। इसी तरह आप तीसरा फेस अगर आप देखते हैं तो ये वेक्टर एरिया आउटवर्ड हम लेंगे इस तीसरे फेस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में है राइट साइड पे। तो ये अब पैरेलल होंगे तो थीटा 0 पुट करेंगे तो ई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अब आपको पता चल रहा है वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड। अगर ये वाली इसकी लेंथ ए है तो विड्थ भी है तो वो ए स्क्वायर बनेगा। अब अगर आप फोर्थ वाला फेस देखें ये वाला, तो ये भी अब अगर इसका हम नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉ करें तो इस तरह से बनेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास राइट साइड पे जा रही हैं तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब ये जो फेस बिल्कुल आपके सामने है इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड जब आपकी तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे है तो इनमें एंगल 90 डिग्री बनेगा और वो 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह जो सिक्स्थ वाला फेस है वो बिल्कुल इस सामने वाले फेस के बैक साइड पे है तो उसकी भी जब डायरेक्शन हम वेक्टर एरिया की आउटवर्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे है तो उनमें भी एंगल 90 डिग्री का होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये 5-6 फेस का भी 0 आएगा। अब जब हमने इस क्यूब में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ये चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर होता है, हम सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड कर देंगे तो ये माइनस ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर से कट के 0 आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ से याद रखना है कि 3D जो क्लोज सरफेस होती है उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है अगर उसके सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना पड़ा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, सरफेस के अंदर चार्ज ना पड़ा हो, बाहर से फील्ड लाइंस आ रही हो तो 3D शेप के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अब एक और 3D में शेप लेता हूँ, ये सिलेंडर वाली। तो इसकी लेंथ L है, रेडियस इसका R है। रेडियस आपको पता है ये फेस इसका सर्कल की तरह है तो इधर हाफ से ऊपर तक का डिस्टेंस ये रेडियस है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से पास कर रही हैं, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अगेन देखें अब इसके एक फेस ये इधर होगा, जिस तरह का आपको ये राइट साइड पे फेस नज़र आ रहा है ना बिल्कुल इसी तरह के इधर लेफ्ट साइड पे होगा और ये बाकी इसके कर्व फेसेस हैं। तो अब हम सब के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। पहले ये फेस 1 देखें, इसका अगर हम आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करें तो वेक्टर एरिया ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड पे जा रही हैं तो इसका अगर आप लोग
इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो वो ई ए कॉज 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड पे, वेक्टर एरिया लेफ्ट साइड पे था कॉज 180 डिग्री, और एरिया हमारे पास क्योंकि ये सर्कल की तरह का इधर वाला फेस था तो पाई आर स्क्वायर एरिया की जगह, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। इसी तरह अब अगर आप फेज 2 इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हमारे पास इसका भी वेक्टर एरिया आउटवर्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बनेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो एंगल 0 पुट करेंगे, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर तो ई पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं इस कर्व सरफेस की, ये जो ऊपर कर्व आ रही है, तो इसका भी अगर मैं वेक्टर एरिया ड्रॉ करूं तो वो आउटवर्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फ्लक्स 0। और नीचे वाली कर्व फेस की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी बिल्कुल हमारे पास आउटवर्ड वेक्टर एरिया निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये जो सामने कर्व सर्विस नजर आ रही है, इसका भी जब मैं वेक्टर एरिया आउटवर्ड आपकी तरफ बाहर निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ये आई होप कि अब आपको समझ आ रही है। आपके सामने जो सरफेस है बिल्कुल इसकी बैक साइड पे भी सरफेस का जब हम इन साइड बाहर की तरफ निकालेंगे तो उसका भी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो टोटल जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो याद रखें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3D सरफेस के अंदर हमेशा 0 होता है अगर उस सरफेस में कोई चार्ज इनक्लोज ना हो। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये लास्ट पे आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है, मैंने इसका हिंट भी दे दिया है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझ के सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।